तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ का स्वागत है। और हमारा कंप्यूटर की सर्वर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये बेसिक ही चल रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्वर के माइक्रोसॉफ्ट के लेवल्स के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स हो, दोनों सर्वर्स के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स और रोल्स होते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लो, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी। उसके बिना जो है आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते कि सर्वर को यूज़ कर सकते हो। हम चाहे कोई भी सर्वर यूज़ करें, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मेन इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो और उसकी नॉलेज आपके पास कितने हैं। तो सर्वर नॉलेज सीखना है या सर्वर की टेक्नोलॉजी संबंधी है, तो इन सभी की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इनकी जो है माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन सभी की जो है प्लेलिस्ट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इन सभी की प्लेलिस्ट है तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, वरना आपकी जो लेवल्स होती है या सिस्टम्स होती है वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि हार्डवेयर की हम बात करें, नेटवर्क की हम बात करें, इन सभी की चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पिछली वीडियोस में बहुत कुछ मैं समझा, सर्वर क्या है, सर्वर की टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया था। बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन सभी कुछ समझाया था। ओके, तो इन सभी की वीडियोस जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो विंडोज सर्वर के अंदर मैंने आपको सर्वर वर्जन 8 के अंदर हार्डवेयर हब समझाया था कि ये क्या हार्डवेयर हब के हिसाब से हमारा हार्डवेयर का किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉम्पेटेबल हो या परफेक्ट तरीके से यूज़ हो, ये बताया था मैंने आपको। तो ये जो ऑलमोस्ट जो है हमारे पुराने हार्डवेयर को बेहतर बनाने के बाद ही ये जो है रैक सर्वर टेक्नोलॉजी आई थी। तो रैक सर्वर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मदरबोर्ड है और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो ऐसा कहते हैं हम सर्वर हार्डवेयर की। तो सर्वर हार्डवेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो वो जो है आपको मिलेगा सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। और आप टावर सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो टावर सर्वर की भी आपको जानकारी सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में दे सकते हो कि बेहतर टावर सर्वर क्या होता है, दोनों में बेनिफिट मतलब कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेहतर तरीके से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट लेवल से। तो इसके बिना जो है सर्वर की टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारा सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं होती। फिर मैंने आपको सर्वर कोड टेक्नोलॉजी समझाई थी, सर्वर कोड 2008 के अंदर के बनाया गया है। और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें जानकारी दी थी। तो जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी है या फिर सर्वर के लेवल्स की टेक्नोलॉजी है वो मैंने आपको समझाया था। तो सर्वर का मैंने आपको न्यू फीचर्स और भी तो मैंने वन बाय वन समझाया था। फॉरेस्ट और डोमेन मॉडल वगैरह मैंने आपको बताई थी कि डोमेन मॉडल और फॉरेस्ट सिस्टम्स क्या होता है, ये भी बताया था। तो ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी। अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है सर्वर की इंस्टॉलेशन के पहले क्या हमें तैयारी करनी होती है, तो पहले हमें जो है कंपनी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रांच हो, इसका नाम में इम्पोर्टेंट हो और वो गवर्नमेंट लेवल्स पर होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहीं से आपका जो है एक ब्रांड बनता है, आपकी पहचान बनती है। तो ये सब जितने भी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत कुछ समझाया था। दूसरा होता है हमारा यहाँ से काम शुरू हो जाता है कि जीमेल की ऑफिशियल हमें परचेस करनी पड़ती है, हमें डोमेन रजिस्टर करनी होती है, परचेस भी करनी होती है, ये भी बताया था। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आईपी एड्रेस हमें ये चीज़ आपके सामने समझना है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था। ओके, आईपी एड्रेस फिक्स करना है या फिर प्राइवेट है पब्लिक रखना है, वो किस तरह से होता है ये भी मैंने आपको समझाना है, बताऊँगा। ओके,
ऐसे डायरेक्ट कोई भी सर्वर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की वेबसाइट्स और भी बहुत कुछ, और हार्डवेयर नेटवर्क का तो मैंने जो है प्लीज सर्वर के लिए बनाया है, ये चीज़ जाकर देख लीजिए। ऐसे डायरेक्ट कभी भी हमारा सर्वर इंस्टॉल नहीं होता है, जिसे लोग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट इंस्टॉल करना बताते हैं, ऐसा सर्वर कभी भी नहीं होता। रियल एक्चुअली में बहुत अलग टाइप का सर्वर सिस्टम होती है। तो पहला मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ब्रांच वगैरह, ये सब कुछ क्या होता है। और हम प्रैक्टिस में जाएंगे, गोल्डन भारत ये वाला हम नाम रखेंगे। ओके, ये वाला नाम रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने देखा था कि पिछले वीडियोस के अंदर जीमेल वगैरह जो होती है वो एक आपकी मेन इम्पोर्टेंट एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, तो ये क्या होता है, किस तरह से ये बना होता है, तो एक तरह का प्राइवेट जीमेल बोलो या फिर आपका इम्पोर्टेंट जीमेल बोलो या फिर एक यूनिक ब्रांच सिस्टम बोल लो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है जीमेल के अंदर मिलता है। तीसरा है कि डोमेन का नेम होता है, रजिस्टर जो हम डोमेन करते हैं, या फिर डोमेन सिस्टम्स वगैरह जो होती है, यहाँ पर .com हो गया या फिर .edu हो गया, जो भी हो गया, नाम हो गया, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि डोमेन नेम वगैरह हो गया, आइडेंटिफिकेशंस वगैरह, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो सर्वर के अंदर बहुत कुछ आपको मैंने समझा था कि डोमेन क्या है, डोमेन की सिस्टम्स क्या है, डोमेन की टेक्नोलॉजी क्या है, और भी मेन चीज़ जो है मैंने आपको बताया था। ओके, तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी या फिर ये सिस्टम्स की हमारे नेम्स वगैरह जो होती है, तो आप कर सकते हो। ओके, डोमेन का नेम कैसे चेक करा जाता है, क्यों करते हैं हम, ओके, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको मिल जाएगा। ओके, और मैं इसके अंदर भी रखूँगा इन सभी प्लेलिस्ट के अंदर, ये जो कुछ प्लेलिस्ट जो डेटा वगैरह होती है वो मैं, तो चाहे फिर आप लिनक्स डालो या फिर माइक्रोसॉफ्ट डालो, इन सभी की अंदर ये सभी चीज़ें जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। तो सभी के अंदर ये वीडियोस जो है, जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होगी वो सेम मिलेगी आपको। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो समझ जाए, क्योंकि कोई भी सर्वर हो उसके लिए हमें जो है इम्पोर्टेंट हमारे डोमेन्स वगैरह जो होती है, स्पेशल डोमेन, चाइल्ड डोमेन क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आगे जाके और अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो सर्वर अगर चलाना चाहते हो या फिर आपकी कंपनी को बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेना जाना चाहते हो, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है जो बेहतर ढंग से काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करते हैं, रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, अच्छी तरह से जो है नेटवर्क और सर्वर्स बनाते हैं और फीचर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सर्वर्स के अंदर होती है। आज हम जो पढ़ने वाला है 4th नंबर का, कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले या फिर हमारा सर्वर बनाने से पहले हमें जो होता है आईपी एड्रेस को परचेज़ करना होता है, और इंटरनेट भी हमें हाई स्पीड का लेना होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरह के और कितने हमें लेना चाहिए, तो इसको आपको समझने के लिए या फिर इसको जानने के लिए आपको जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ढंग से आपको CCNA में जाना होगा। CCNA का जो मैंने वीडियो बनाया है, CCNA के अंदर यहाँ पर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हम योगा है कि इंटरनेट की हाई स्पीड होती है या फिर हम हाई स्पीड इंटरनेट की हम बात करें, तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर सिस्टम जो होता है, वो इंटरनेट यूज़ करो या फिर नेटवर्क यूज़ करो, आईपी एड्रेस आपको एंटर करना ही होता है, तभी जाके जो आपका सर्वर जो है वो सिस्टम जो है वो फीचर ऐड होते हैं, सर्विसेज ऑन होती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन में होता है। दूसरी मेन जो चीज़ होती है कि आपके आईपी एड्रेस ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को शेयर नहीं कर सकते, ना ही रिसीव कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके,
तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे आईपी एड्रेस किस तरह से परचेज़ करना होता है, या फिर हम जब परचेज़ करते हैं तो इंटरनेट के साथ किस लेवल पर कौन सी हमारे कंडीशन पर हम आईपी एड्रेस को परचेज़ करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे कंप्यूटर की और सर्वर्स के बारे में जानते हैं। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है या मिडिल लेवल की कंपनी या लो लेवल की कंपनी होती है, इनके लिए जो होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, चाहे लिनक्स हो गया, सर्वर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर उसके सर्वर या क्लाइंट्स हो गए, इन सभी के लिए जो है वो हमारा आईपी एड्रेस इम्पोर्टेंट होता है और ऊपर से इंटरनेट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो पिछली वीडियो जितनी भी है वो समझे। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करने की होती है, पहले इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होती है, जिनमें 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लग जाते हैं। ओके, फिर बाद में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं परचेज आईपी एड्रेस इन इंटरनेट हाई स्पीड। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए।
तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है, सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि हमारा कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं, जो कोई भी हमारा एक कंप्यूटर हो, 10 कंप्यूटर, मेन सेंटर स्विच के साथ हम कनेक्ट करते हो, तो मेन चीज़ होती है आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं। बिना आईपी एड्रेस के आप एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल नहीं भेज सकते हो, ना ही सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, ना ही डेटा को शेयर कर सकते हो, ना ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा आप मोबाइल भी इंटरनेट चला रहे तो उसके अंदर भी आईपी एड्रेस जो है ऑटोमेटिक जो है वो ऐड हो जाता है। वो कैसे होता है, डीएचसीपी सर्वर से। ओके, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। अभी हमें कुछ चीज़ें जो है आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये कोई भी हमारी वेबसाइट हो या फिर कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी जो हो, जो हमारे किसी भी दुनिया के कोने से हमारी वेबसाइट को यूज़ करने की कोशिश करता है तो हमें इंटरनेट के साथ जुड़ना पड़ेगा। दूसरी मेन चीज़ है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल भेजना है, ईमेल भेजना है। ओके, भले ही वो इंटरनेट ना यूज़ करते हो, आप अपना खुद का ईमेल आईडी या ईमेल सर्वर बनाया हुआ हो, खुद का अपना मेल सर्वर बनाया हुआ हो, तब भी जो है वो आपकी सिस्टम्स के अंदर जो है आईपी एड्रेस को यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि ईमेल भेजते तो वो सीधा इंटरनेट या नेटवर्क, ये दोनों चीज़ों के ऊपर आता है। तो नेटवर्क में क्या फ़र्क है और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, देखिए। दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर से, और केबल कनेक्शन करते हो या वायरलेसली कनेक्शन करते हो, तब भी आईपी एड्रेस दोनों के अंदर एंटर करने पड़ेंगे। और वो 3 टाइप के आईपी एड्रेस मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, समझिए। पहला होता है हमारा आईपी एड्रेस, दूसरा होता है सबनेट मार्क और तीसरा होता है हमारा गेटवे। ओके, ये चीज़ तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब हमारा सर्वर का नेटवर्क होता है, तो सर्वर के नेटवर्क के अंदर भी ये तीनों चीज़ें एंटर करनी पड़ती है। लेकिन इंटरनेट के दुनिया के अंदर आपको जो है आपका नेटवर्क जो है पूरा कंपनी का नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ना है। तो आप जो है बाहर का कोई ना कोई सर्विस यूज़ करते हो, या तो फिर आपने जियो जैसी कंपनी जो होती है वो भी IANA जैसे, या फिर IEEE, या फिर बहुत सारी अलग अलग जो इंटरनेशनल लेवल पर केबल बिछाती है, वो भी वहाँ से लेस लाइन कनेक्शन लेती है। ओके, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, हमारा BSNL हो गया, उनको भी जो है पे करने पड़ते हैं, उनको भी पैसे देने होते हैं। ओके, जिस तरह से अगर देखोगे तो हमें 500 या फिर 600 रुपये जो है हमें एक महीने के इंटरनेट के लिए हमें चाहिए होता है। तो वो जो चार्ज जो होता है वो क्या है, हमारा
एक तरह का डेटा का एक मार्केट प्लेस है, या फिर हम यूँ कहें कि एक वैल्यू देती है, और इससे जो है हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। अब इंटरनेट की हाई स्पीड की हम बात करें या इंटरनेट के हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो अगर हम कोई भी डेटा हम लेते हैं या फिर हम डेटा को यूज़ करते हैं या फिर हम डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए भी हमें जो है इंटरनेट चाहिए होता है। अगर हमें कोई व्हाट्सएप भी हम यूज़ करते तो भी हमें इंटरनेट चाहिए होता है। ओके, तो ये इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर्वर जैसी नेटवर्क के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है तो आज के टाइम के अंदर मिनिमम आपको 1 Gbps की जो है इंटरनेट की स्पीड रखनी ज़रूरी है। कभी कभी हमारा जो सर्वर जो होता है वो वेबसाइट जो ऐसी होती है जो हम परफेक्ट तरीके से हम कॉन्फ़िगर या फिर यूँ कहें कि एक्सेसिबल नहीं, या फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो है वो कनेक्शन जो होता है वो परफेक्ट तरीके से हम जो है यूज़फुल नहीं कर पाते। कभी कभी हमारी वेबसाइट बहुत ही लेट ओपन होती है, वेबसाइट परफेक्ट तरीके से ओपन होने के बावजूद भी हम यूज़फुल नहीं हो पाती। तो इसका रीज़न है हमारे इंटरनल कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम होना। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने इंटरनेट अच्छी स्पीड का नहीं लिया है। तीसरा ये भी हो सकता है कि सर्वर का जो हार्डवेयर है वो अच्छा नहीं है। और चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जो है वेबसाइट या सर्वर जो है वो इस तरह से बनाया है कि उसकी जो स्पीड जो है कोई और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या क्लाइंट कंप्यूटर जो है या फिर आपका साथ जुड़ा कोई और सर्वर के साथ जुड़ा कंप्यूटर है वो पूरे इंटरनेट जो है वो स्पीड को यूज़ कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा होता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखना होता है। वो आगे जाके बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, ट्रैफिक कैसे मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें होती है तो हमारी जो है अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। तो परचेस आईपी एड्रेस क्यों करते हैं, आईपी एड्रेस को हम परचेस क्यों करते हैं? तो हमारा जो होता है सर्वर जो होता है वो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम होता है, हमारे नेटवर्क का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नेटवर्क का मेन जो पार्ट होता है वो क्या करता है कि कभी भी हमारा जो सिस्टम जो होता है वो पब्लिकली हम सर्वर को नहीं रखते हैं। तो पब्लिकली हम सर्वर का आईपी एड्रेस या फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है आगे जाके बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं परचेस आईपी एड्रेस। हमें आईपी एड्रेस वहाँ से मिलता है जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का नेटवर्क पर ही चलाना है, तो आप अपने तरीके से कोई भी जो है आईपी एड्रेस रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सर्वर को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं या फिर पहले से ही जो है ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो है आईपी एड्रेस जो है आपकी इंटरनेट देने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसे कहते हैं कि आपको इंटरनेट दे रहा है। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो, जो भी हो गया। तो यहाँ पर आप जो है जब भी कोई आईपी एड्रेस परचेस करते हो तो इसकी जो प्राइस जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाती है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जहाँ से आईपी एड्रेस लेना चाहते हो, जहाँ से आप इंटरनेट लेना चाहते हो, तो आईपी एड्रेस क्या है हमारा इम्पोर्टेंट होता है, यूज़ होता है हमारा काम के लिए, नेटवर्क के काम के लिए और सर्वर की टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो आईपी एड्रेस के बिना काम नहीं करता। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क आईपी एड्रेस वर्क करता है किसके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए। तो कंप्यूटर का नेटवर्क जो होता है जैसे कि RJ45 का पोर्ट होगा वो किसके लिए काम करता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। USB के अंदर तो कुछ भी चलेगा, लेकिन नेटवर्क पोर्ट के अंदर RJ45 का पोर्ट है या फाइबर का पोर्ट है या स्विच जो है वो हमेशा
नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए ही यूज़ होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, ऑलमोस्ट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक आपकी बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग में आपने अभी एक्चुअली में सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह का नेटवर्क रखा जाता है या इंटरनेट हाई स्पीड रखा जाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आगे जाके हम मैन्युअली भी देखेंगे। अगर आपको इंटरनेट लेना है तो किस तरह से इंटरनेट लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो पहले इंटरनेट, पावर का, सर्वर के रूम का, और सर्वर के रूम के अंदर जितने भी कनेक्शन या वायरिंग का, उन सब का पहले कंप्लीट सेटअप करके रखिए। और स्विच जो है काफ़ी बेहतर रखें। मैं सजेस्ट करूँगा कि फाइबर टेक्नोलॉजी ही यूज़ करें। ईथरनेट टेक्नोलॉजी आप जो है 100 Mbps या आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 Gbps ही आपको स्पीड दे पाएगी। लेकिन फाइबर के अंदर 14 Gbps मतलब कि 40 Gbps बहुत हो गया। तो ये जो है काफ़ी अच्छा आपको लिए होता है। ओके, तो पहले आपकी बिल्डिंग हो गई है। उस बिल्डिंग के अंदर आपने एक सर्वर रूम बनाया है। उस सर्वर रूम के अंदर आपने जो है एक जनरेटर का रूम रखा हुआ है। ओके, जो पावर जनरेटर करेगा। दूसरा जो है आपका मेन पावर, जहाँ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जहाँ से हम यू का पावर प्लांट्स है। तो ये दो आपकी सिस्टम है जो पावर दे रहे हैं। ओके, अब ये दो पावर ऐसे डायरेक्टली हम सर्वर रूम के अंदर नहीं भेजते हैं। इसके बीच में हम रखते हैं PDU, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। तो पावर डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों जो है पावर का काम इलेक्ट्रिशियंस होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इसकी भी प्लेलिस्ट में बनाऊँगा। ओके, सर्वर के अंदर किस तरह की एम्पियर की MCV लगानी है या फिर PDU लगाने हैं, कैसे वोल्टेज के अंदर रखना, कितने वॉट में रखना है। अगर हमारा एक SMPS 750 वॉट का है तो वो आगे जाके कितने वॉट हमें चाहिए, उस हिसाब से जो है जनरेटर लेने होते हैं और मेन पावर सप्लाई को अंदर PDU में डालना होता है। तो इलेक्ट्रिशियन को हमें कहना पड़ता है कि अगर हमारा मेन पावर कट हो जाए तो ऑटोमेटिकली जनरेटर ऑन होना चाहिए। इस तरह से हमें सिस्टम ऑन रखना है। तो ये कौन करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट के साथ जुड़ा हुआ उनका सिस्टम। ओके, तो जनरेटर कब रखते हैं, जनरेटर कब चालू होगा, जब हमारा मेन पावर सप्लाई कट हो जाएगी तब, या फिर लाइट चली जाती है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम है तब। लेकिन हमारा सर्वर के अंदर पावर मिलती रहनी चाहिए। तो एक मेन बिल्डिंग है। ओके, और उस मेन बिल्डिंग के अंदर हमने चार रूम बनाए। एक सर्वर रूम, एक जनरेटर रूम, एक PDU है। तो यहाँ से इसका सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से जाएगा और इसका भी सप्लाई यहाँ से आएगा, और जो मेन सप्लाई निकलेगा हमारे सर्वर के लिए वो PDU से निकलेगा यहाँ पर। ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट वहाँ पर। अब यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है क्या, देख सकते हो कि अब हम जो है आगे जाके देखेंगे कि हमने जियो जैसी कंपनी है, जियो सिस्टम्स है। जियो ने अपने जहाँ ज़्यादातर अपने सिस्टम्स को फाइबर पर रखा हुआ है, फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा हुआ है। तो आप जियो की मेन हेड ब्रांच या सिस्टम्स के पास जाते हो कुछ भी और कहते हो कि मुझे 1 Gbps मिनिमम ये स्पीड वाला हमें इंटरनेट चाहिए होता है। तो जो सर्वर, अगर आपको पता है कि मेरी वेबसाइट जो है काफ़ी आगे बढ़ने वाली है या फिर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो पहले एक सिंगल कनेक्शन लीजिए। ओके, अब कंडीशन आगे जाके ऐसे आती है कि आप 24 घंटे में एक भी सेकंड आप वेबसाइट को ऑफलाइन ले नहीं जा सकते हो। ओके, फेसबुक जैसे कंपनी है या फिर हम बैंकिंग सेक्टर में देख ले जा कोई भी, तो आपको जो है सेकंड एयरटेल भी रखना चाहिए। मतलब कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि दो जो है सर्वर की हमारे इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मतलब कि इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, ये जो है होंगे। तो वो क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि अगर जियो ने मेंटेनेंस करने के लिए आगे कोई कनेक्शन रखा है या फिर मेंटेनेंस के लिए अपना नेटवर्क उस एरिया के अंदर या उस गली के अंदर या तो फिर उस यूँ कहे कि उस सेक्टर्स एरियाज़ के अंदर जियो ने उस एरिया को जो है ऑफलाइन किया है या फिर यूँ कहे कि बंद किया है, तो एयरटेल के कनेक्शन से हमारा जो है सर्वर चलता रहेगा। ओके, वहाँ से हमारी जो कनेक्शन जो है बंद नहीं हो पाएगा।
दूसरी मेन चीज़ क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है हमने 1 Gbps जियो के लिया है। अब वहाँ से जियो की यहाँ पर इस जगह पर जो है हमारा एयरटेल का भी हमने लिया है कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई हम इंटरनेट लेते हैं तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट लेनी ज़रूरी है। ओके, तो ऊपर से हमारा जो कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, तो ये जो है पहला हमारा फाइबर हमने कनेक्शन जियो ने दे दिया है। जियो ने जो फाइबर कनेक्शन दिया वो सीधा हमारे कनेक्शन के अंदर दिया। ओके, यहाँ पर ओके यहाँ पर दे दिया है। ओके, कनेक्शन दिया, कनेक्शन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल रखा हुआ, और यहाँ पर जियो का कोई भी हो सकता है हमारा, उसका जियो का मेन फाइबर ऑप्टिकल स्विच होता है, पैच पैनल वगैरह कुछ भी हो सकता है फाइबर का, लेकिन उसने एक वायर निकल कर आपको दे दी है और वो कनेक्शन जो है वो फाइबर ऑप्टिकल है। लेकिन जियो ने आपको जो एक राउटर दिया, तो आप चाहते हो कि मेरा राउटर लगाना है मेरा, तो आपको जो है जियो को ये कंपनीज को बताना होगा कि मुझे जो है फाइबर ऑप्टिकल राउटर है हमारे पास है, ये हमें ऐड करना है। ओके, तो कस्टमर के हिसाब से आपका जो है मैक आईडी या मैक एड्रेस जो होगा वो मांगेगा। ओके, तो हो सके तो फाइबर ऑप्टिकल राउटर रखें। ओके, और इस हिसाब से आपको आगे निकलना है। उसी तरह से एयरटेल भी आपने लिया है, एयरटेल का भी कनेक्शन जो है फाइबर है, दोनों के अंदर फाइबर कनेक्शन रखा हुआ है, फाइबर केबल आ चुकी है। तो बिल्डिंग के अंदर, सर्वर रूम की बिल्डिंग के अंदर 2 कनेक्शन फाइबर ऑप्टिकल की केबल के आ चुके हैं। ओके, तो अब ये जो है आपका इंटरनेट का ये ऑलमोस्ट जो है 50% काम खत्म हो चुका है, क्योंकि जियो ने आपको कनेक्शन दे दिया है। ओके, अब जियो ऐसे कभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। तो आपने 1 ईयर का प्लान रखा है या 6 महीने का प्लान रखा है, तो डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरह का इंटरनेट ले रहे हो। ओके, तो 1 Gbps का है, 6 महीने का मुझे लेना, तो ये चीज़ आप दे सकते हो। ओके, तो पहले तो कनेक्शन का टाइप्स देखेगा, कोई भी कंपनी हो, LTTP पे जाना है, पॉइंट टू पॉइंट पावर ईथरनेट पर जाना है, स्टैटिक पर जाना है, डायनामिक पर जाना है। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी होती है कि कनेक्शन का आपका टाइप कौन सा है। ओके, तो जैसे ही आप कहोगे कि मुझे जो है मेरा सर्वर है, वो सर्वर के अंदर IP एड्रेस जो है वो ऐसा रखना है कि मेरा सर्वर का जो IP चेंज ना हो। ओके, मुझे सर्वर जो है प्राइवेट भी रहे, लेकिन जो भी कनेक्शन आए वो चीज़ें हम यूज़ कर सके। तो वो जो है प्राइवेट के लिए अलग से चार्ज आपको देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ओके, कनेक्शन का टाइम मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया है कि आप जो भी आपकी वेबसाइट्स हो या जो भी आपकी सिस्टम्स हो, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी रिमोट एक्सेस लेते हो या रिमोट कनेक्शन या VPN जो चलता है वो यहीं से चलता है, इन्हीं की जियो एयरटेल की कनेक्शन से VPN और आपका सिस्टम्स वगैरह रिमोटली एक्सेस चलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि कनेक्शन का टाइप कौन सा लेते हो, वो जियो ऑपरेटर हो या फिर एयरटेल ऑपरेटर हो, उनके सर्वर के अंदर वो टाइप सेलेक्ट करते हैं। ओके, उनके फीचर्स के हिसाब से, और फिर वो जो है राउटर के हिसाब से वहाँ नज़दीकी राउटर के अंदर, तो पहले सर्वर का आपका यूज़र ID पासवर्ड, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट वगैरह जो होते हैं वो कोर राउटर हो, वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर होते हैं वहाँ पर जो है अलग अलग कनेक्शन के हिसाब से आपको देते हैं। तो 1 Gbps आपने लिए फाइबर। ओके, अब अपना का फाइबर कनेक्शन जो है वो आ चुका है अंदर। अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर कि IP एड्रेस आपको चाहिए हो गया। ओके, कितने IP एड्रेस चाहिए, कितने IP एड्रेस के सिस्टम चाहिए। तो अगर आप पब्लिकली रखते हैं या प्राइवेटली रखते हैं, डिपेंड है आपकी सर्वर के सिस्टम किस तरह का आप रखना चाहते हैं। तो कंपनी जो होती है, मीडियम टाइप की कंपनी होती है या फिर लार्ज बड़ी कंपनी होती है, वो हमेशा चाहती है कि कंपनी के अंदर IP एड्रेस उनका प्राइवेट हो। ओके, वो पे भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। लेकिन कोई दूसरा सिस्टम बाहर का कोई दिखता है, कोई तो उनको पब्लिक दिखता है। ये कैसे होता है, NAT सिस्टम से होता है। इस टेक्नोलॉजी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी से होता है। वो हमें राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं या तो फिर हम सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, दोनों में से किसी के अंदर भी करते हैं। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर जो होता है वो हमारे पब्लिक IP हमें देखा था रियल में, लेकिन प्राइवेट होता नहीं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो हमारा मेन राउटर जो होता है आपके सामने दे सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि
जितना हो सके आप अपने राउटर्स को जो है फाइबर ऑप्टिकल राउटर रखोगे। ओके, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। फाइबर ऑप्टिकल राउटर में आपको हो सके तो बेहतर तरीके की फाइबर ऑप्टिकल्स की सिस्टम्स आपको ज़रूरी है। ओके, जिनमें मॉड्यूलर फाइबर ऑप्टिकल बेहतर तरीके से होता है। तो राउटर का मैक एड्रेस जो होता है वो जियो कंपनी को, वहाँ के जो आपके ऑपरेटर होते हैं उनको देना होता है, क्योंकि राउटर का जो मैक एड्रेस और आपका जो आईपी एड्रेस जो होगा उसको मैक के साथ इनबिल्ड कर दिया जाता है, मतलब कि उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आपका आईपी एड्रेस अब चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, ये होता है डीएससीपी के जियो कंपनी की। हर जो कंपनी जो होती है जो इंटरनेट देती है, इंटरनेट पहुंचाती है घर घर या ऑफिसेस में या फिर बड़े बड़े कंपनीज में, तो वहाँ पर जो है उनके डीएससीपी सर्वर के थ्रू ही जो है वो डेटा और आईपी एड्रेस जो है पहुंचाया जाता है। तो राउटर 2 की हम बात करें, पहला राउटर हमने रखा है फाइबर ऑप्टिकल का, दूसरा राउटर रखा है फाइबर ऑप्टिकल का राउटर। तो ये जो है ये क्या है, ये राउटर 1 के अंदर जियो का कनेक्शन आ गया, राउटर 2 के अंदर एयरटेल का कनेक्शन आ गया। तो हम जो है इस तरह से रख सकते हैं कि पहला राउटर और दूसरे राउटर्स के अंदर दोनों के अंदर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन अच्छी तरह से रख सकता है हम। ओके, और इसी के थ्रू हमारा आगे इंटरनेट चलेगा। अब वहाँ से कनेक्शन जाएगा हमारा सीधा एक फायरवॉल के अंदर। ओके, आप सिंगल फायरवॉल भी रख सकते हो या डबल भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जो है फायरवॉल के बिना आप कभी भी डायरेक्ट सर्वर का नेटवर्क ऑन मत करना। तो ये भले हमारे 1 और 2 राउटर है फाइबर ऑप्टिकल, हमने राउटर लिए हैं और अच्छी तरह से हमारा मेन 1 Gbps है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, मैंने आपको बताया था, वो भी जो है ऐसा रखना चाहिए कि वो फाइबर ऑप्टिकल ही हो। तो इसके लिए PCI कार्ड ले ले, ऐसा SFP PCI कार्ड होता है, SFP PCI कार्ड में कनेक्शन रख सकते हो, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो फाइबर केबल का पूरा आपने सर्वर बनाया है, उसके अंदर कनेक्शंस किए हैं, सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए। कैसे सर्वर को कनेक्शन करना है वो मैंने सर्वर के नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया है। फिर से कह रहा हूँ, सर्वर के नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उस सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है पूरा कनेक्शन जो है राउटर का फाइबर का मिल जाएगा। तो ये केबल जो है आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो कवर के अंदर और सर्वर रूम के अंदर या फिर नेटवर्क कनेक्शन के अंदर चाहे कोई भी आप यूज़ करते हो, वो फाइबर टेक्नोलॉजी के हिसाब से, फाइबर नेटवर्क के हिसाब से हमारा चलता है। ओके, तो 1 Gbps फाइबर केबल का कनेक्शन आपको यहाँ पर एक लेना है और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक करना होता है। याद रखें कि कुछ ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं, ऐसे सिस्टम रखते हैं कि हम आपको इंटरनेट स्पीड देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी इंटरनेट स्पीड को जो है जानबूझकर घटाया जाता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग होती है कि आपके नेटवर्क की पोर्ट में से जो भी डेटा आ रहा है, मतलब कि जो भी यहाँ पर कनेक्शंस आ रहा है 1 Gbps का, तो आप 5% या 2% कम तो चलेगा, या फिर 980 Mbps होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आपका 950 या फिर देखिए कि हम 995 या मिनिमम 1 Gbps तो केबल की स्पीड की इंटरनेट मिलनी ही चाहिए। तो एक कंप्यूटर को यहाँ पर कनेक्ट करना है और चेक कर लेना है कि ये क्या स्पीड मुझे दे रहा है उतनी। उसी तरह से एयरटेल का आपने लिया है तो एयरटेल का भी आपको जो है रखना, चेक कर लेना है। ओके, तो मैक एड्रेस जो होता है वो हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा राउटर ही हमारा गेटवे बनता है, हमारा राउटर ही हमारा मेन आईपी एड्रेस का सिस्टम्स बनता है। ओके, और फिर वहाँ से जो एक एक केबल निकलेगी, यहाँ से एक केबल निकली और यहाँ से एक केबल निकली, सीधा हमारा होगा फायरवॉल के अंदर। ओके, तो फायरवॉल जो होता है एक डिवाइस होता है। ओके, तो आगे जाके समझाऊंगा।
तो सर्वर आईपी एड्रेस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सर्वर की आईपी एड्रेस जो होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो राउटर को ही फिक्स कर दो, फिर वहाँ से उसको राउटिंग करवा के आगे जाके आप डीएचसीपी सर्वर बना लो। फिर जितना भी आप चेंज करोगे वो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राउटर का अगर आप रखते हो, अगर जियो कंपनी या फिर एयरटेल कंपनी कहती है कि हमारा राउटर रखना पड़ेगा, तो फिर जो उनको कह सकते हैं कि आपको मुझे फाइबर कनेक्शन ही देना है, मुझे जो है फाइबर में से फाइबर ही चाहिए, फाइबर में से मुझे कॉपर चाहिए नहीं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार कॉपर मतलब ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर चला गया तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीड जो है घटनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि कम होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो क्योंकि नेटवर्क जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आप सिस्टम्स के अंदर, जैसे जैसे यूज़ करोगे तो वो लोड बनना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है सर्वर कभी कनेक्शन करती है 300 Mbps लेती है, 600 Mbps तक पहुंचती है, तो वो जो है सिस्टम जो होती है या सिस्टम की लेवल जो होती है वो जो होती है स्पीड को कम करना शुरू कर दी है। ओके, तो अभी जो दे सकते हैं कि हमेशा फाइबर स्विच ही रखें। फाइबर स्विच में ज़्यादातर QSFP पोर्ट वाली लेटेस्ट वर्जन आज के टाइम के अंदर है, जिनमें 100 Gbps की स्पीड की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप हो सके तो SFP फाइबर स्विच रखें। ओके, जिनमें मिनिमम आपको 40 Gbps तो आपको मिलेगी स्पीड। ओके, तो फाइबर को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि फाइबर टेक्नोलॉजी जो है ये जो है सर्वर रूम के अंदर 2 स्विच तो आप मिनिमम रखें। ओके, जिनमें पहले जो होगी फाइबर स्विच मैनेजेबल फाइबर स्विच, इसके अंदर आपको 3 स्विच बना लीजिए। ओके, जिनमें पहली एक मास्टर होनी चाहिए, दूसरी सेकेंडरी में जाना, तीसरी स्लेव होनी चाहिए। ओके, और कैटालिस्ट स्विच मैंने आपको कही थी। ओके, तो वो जो है फाइबर में भी आप यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि ये स्विच के टाइप्स के ऊपर से फीचर्स वगैरह आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी बहुत कुछ समझा दिया है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी वगैरह, फीचर्स वगैरह जो है वो आपको CCNA में मिल जाएगा। ओके, तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में और CCNA के अंदर देखने के बाद, उसको कंप्लीट समझने के बाद आपको सीधा सर्वर की प्लेलिस्ट के नेटवर्क में आना है, नेटवर्क का होता है। ओके, तो अब स्विच के अंदर जितने भी आपका सर्वर्स कनेक्ट है या फिर और भी बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट है, अब वहाँ से जो है दो कनेक्शन लेने हैं, वायर लेने हैं, और सीधा आपको जो है फायरवॉल में एंटर करने हैं। और राउटर के जो 2 कनेक्शन है यहाँ पर, वो यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हो। ओके, आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, एक एक केबल्स वगैरह, कम्युनिकेशंस वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, फाइबर केबल हो गया, हमारा राउटर्स वगैरह, राउटर्स तो हो गया, ये सभी जो चीज़ें जो है आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो हमारे सर्वर जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है, जो भी हमें आईपी एड्रेस हम लेते हैं, हमारे सर्वर के अंदर 2 तरह के आईपी एड्रेस हम ऑलमोस्ट यूज़ कर सकते हैं। एक है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। ओके, हमारे राउटर के अंदर बाकी हमारे जो इंटरनेट की हम बात करें, इंटरनेट कौन से टाइप का लेना है, तो फिर आपको डिपेंड करता है कि कौन से कनेक्शन का टाइप, या फिर स्टैटिक, डायनामिक, या पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ ईथरनेट लेना है, या L2DP लेना है। बहुत सारे टाइप्स की होती है, मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझाया, बताया यहाँ पर। ओके, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस की हम बात करें, तो हम जब स्टैटिक आईपी एड्रेस हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टैटिक आईपी एड्रेस का काम ही यही होता है कि इसके अंदर जो है आपको हर जगह पर मैन्युअल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। हर हमारा सर्वर के अंदर हमने DHCP एंटर नहीं किया है। ये DHCP क्या होता है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में काफ़ी बेहतर समझाया है, लेकिन सर्वर में और ज़्यादा समझाऊंगा बेहतर तरीके से। ओके, तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में DHCP जो मैंने समझा है, उसकी एक खास तरह की मैंने फीचर्स वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह, DHCP क्यों बनाया गया है, उसके रीजन्स वगैरह, वो सब कुछ आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर हमारा जो है डीएससीपी के बाद में हम बात करेंगे आगे जाके। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि आपको मैन्युअली आईपी एड्रेस देना होगा, हर जगह पर मैन्युअली आईपी एड्रेस देना होगा, चाहे फिर वो सर्वर के साथ भी क्यों कनेक्ट किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमने डीएससीपी सर्वर हमने एंटर किया ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है कंप्यूटर के अंदर 100 कंप्यूटर हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट किया गया है और डीएससीपी एंटर नहीं है, डीएससीपी सर्वर है ही नहीं। तो 100 कंप्यूटर के अंदर हमें हर कंप्यूटर के पास जाना होगा, आईपी एड्रेस डालना होगा, सभी कंप्यूटर के अंदर मैन्युअली खुद ही हमें जाना होगा। तो बाय सेटिंग जब हम कोई भी सर्वर या फिर वर्कस्टेशन हम जो डीएससीपी हम नहीं डालते हैं तो आईपी एड्रेस और सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर वो फैसिलिटी प्रोग्राम जो होती है वो हमें खुद ही देना होता है। जो एड्रेस होता है कभी भी चेंज नहीं होता जब तक कि आप चेंज नहीं करते उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कोई भी आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा जब तक कि आप खुद चेंज नहीं करते, क्योंकि वो स्टैटिक मोड पे होता है और यही पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम जो सर्वर में जो है डीएससीपी सर्वर बनाते हैं, तो डीएससीपी सिस्टम बनाते हैं, तो हम जो स्टैटिक से सिस्टम रखते हैं, स्टैटिक ही कनेक्शन रखते हैं। दूसरा होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें डीएससीपी सर्वर हो। ओके, अब ये डीएससीपी सिस्टम या डीएससीपी टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि आज के टाइम के 3 चीज़ों के अंदर आता है। पहला तो सर्वर में होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लो। दूसरा होता है राउटर के अंदर और तीसरा होता है फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल के अंदर आपको डीएससीपी सर्वर मिल जाएगा, डीएससीपी सिस्टम मिल जाएगा। तो इसकी फीचर जो होती है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है काफ़ी बेहतर तरीके से, जो है अलग अलग कंपनी अपने तरीके से करती है, लेकिन काम सबका एक ही होगा कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना। ओके, इसे ही कहते हैं कि डायनामिक आईपी एड्रेस। एक बार हमने रेंज शुरू कर दी कि 192.168.0.1 से लेकर 130 तक मुझे देना है, तो वो अपने आप ही सभी आईपी एड्रेस को 130 तक ले जाएगा। ओके, तो ये जो अलाउ करता है, असाइन करता है आईपी एड्रेस और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्लाइंट्स को। क्लाइंट मतलब कि सर्वर के साथ जुड़े हुए जितने भी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मुझे कोई सिस्टम, तो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जांपल देता हूँ आपको, तो हमारे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली डीएससीपी सर्वर देता है। तो पहला आईपी एड्रेस वो देगा ऑटोमेटिकली सभी के अंदर जिसे कनेक्ट करोगे। दूसरा सबनेट मास्क आपको ऑटोमेटिकली देता है। तीसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे और चौथा अगर आपने डीएनएस सर्वर रखा हुआ है तो डीएनएस सर्वर भी देगा। और पांचवा जो है, अगर आपने विंड सर्वर्स रखा हुआ, विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्वर जिसको विंड सर्वर्स कहते हैं, तो वो भी आपका विंड सर्वर एंटर करेगा। कहने का इन शॉर्ट में, अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको चार चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस। ओके, लेकिन आपने डीएससीपी सर्वर रखा है तो ऑटोमेटिक जैसे आपने कंप्यूटर को या फिर कनेक्शन जैसे आपने किया, जैसे आपने कनेक्शन एंटर किया है या फिर आपने सिस्टम को एंटर किया, तो वो जो है हमारा जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है नेटवर्किंग में टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होता है, वो ढूंढता है कि डीएससीपी है या नहीं। डीएससीपी मिलता है तो फिर डीएससीपी की रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वहाँ से आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। ओके, तो हमें जो है मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, दूसरा जो होता है कि हम डायनामिक पोर्शन की हम बात या फिर सजेस्ट करते हैं, जिसका हम नेम देते हैं, तो एड्रेस असाइन करता है हमारा और उसके लिए कॉन्फ़िगर लेंथ और टाइम दोनों चीज़ें हमारी बचती हैं। ओके, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो है टाइम बचता है, उसके अंदर बहुत कुछ हमें जो है चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके साथ हम कुछ ऐसे भी दे सकते हैं कि लेंथ हम देते हैं, टाइमिंग भी दे सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर की डायनेमिक आईपी एड्रेस के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस कितना टाइम पर रहेगा। ओके, तो हमारा जो लीज लाइन कनेक्शन हम लेते हैं या फिर हम पैसे देकर लेते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो जो है यही सिस्टम जो है हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो भी रखते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस हो या कहाँ से भी हमें आईपी एड्रेस मिलता है, तो वो जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएससीपी सर्वर से ही हमें मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और आगे अगर हम जाकर देखें समझे तो हमें ये जो है
ये शायद आपके पास हो या ना हो, ऐसा कुछ ऐसे। तो पिछले जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, अगर आपने ले रखा हुआ है, तो सर्वर हो या वेब स्टेशन, दोनों के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन जो एड्रेस जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर बाइंड करवा सकते हैं। मतलब इसको एक ऐसा समझो कि लाइसेंस की तरह होता है कि एक बार आपका लाइसेंस या एक पैन कार्ड की तरह होता है कि वो आगे जाके बताऊंगा डीएससीपी सर्वर जब मैं आपको समझाऊंगा तब। तो इसके अंदर मैक एड्रेस बाइंड करवाते हैं। और ये जो है आपके सामने वर्ड स्टेशन जो है आपके सामने सर्वर्स जो है ये ऑलमोस्ट बताता है हमें कि वर्ड स्टेशन है, इसका आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है या नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कंपनी के अंदर अगर हम आईपी एड्रेस हम लेते हैं तो वो किस कारण सर जो है वो लेती है, ये भी हम देखेंगे। तो ये मेन चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो जितनी भी हमारी वीडियोस आती है वो पार्ट वाइज आती है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जितनी भी कंपनी होती है या जितने भी हमारे सिस्टम जब हम लेते हैं आईपी एड्रेस, तो वो कौन कितनी तरह की हमारे बेनिफिट मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो चुकी है, आगे जाके जो है हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।